हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में एसिड और बेस का एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आप लोगों को अर्हेनियस कॉन्सेप्ट समझाया था। अर्हेनियस ने हमें कहा कि जो भी स्पीसीज़ वाटर के अंदर हाइड्रोनियम आयंस या H+ आयंस देते हैं वो एसिड हैं और जो OH आयंस देते हैं वो बेस हैं। सिमिलरली उसने इसी को आगे प्रोसीड किया। अगर कोई भी स्पीसीज़ अपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को 1 शो कर रहा है, अपनी डिसोसिएशन परसेंटेज को 100 शो कर रहा है, मीन्स सभी के सभी H आयंस दे देता है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और अगर वो पार्शियली अपने H आयंस प्रोवाइड करता है तो वीक एसिड होता है। और इसी तरह से बेस के लिए बोला कि अगर सभी OH आयंस रिलीज़ कर देंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस है और पार्शियली रिलीज़ करेंगे तो वीक बेस है। एक और कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग यहाँ पे अभी आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है ब्रोंस्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट। ये ब्रोंस्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस किस तरह से डिफ़ाइन किए गए हैं, तो बहुत ही आसान सा तरीका देखिए। एसिड के लिए बोला गया कि जितने भी प्रोटॉन डोनर्स हैं वो सब एसिड्स हैं और जितने भी प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं वो सब बेस हैं। बस ये सिंपल सा आपका ब्रोंस्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन रहता है। प्रोटॉन क्या होता है एक बार आप उसको समझें। जैसे मैं आपको हाइड्रोजन एटम दिखा रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसके एटम्स आपको 0 न्यूट्रॉन्स के साथ दिखाई देते हैं। हालांकि इसके कुछ और आइसोटॉप्स भी हैं जिसमें 1 न्यूट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं, बट अभी हमें फ़िलहाल नहीं पढ़ना। मोस्ट अबंडेंट यही होता है 1H1, ये 1H2 ये बहुत कम है और 1H3 तो बहुत ही ज़्यादा कम है, इग्नोरेबल अमाउंट रहती है, तो इसलिए अभी फ़िलहाल इसकी कोई बात नहीं कर रहे। तो मोस्ट ऑफ द जो अबंडेंट आइसोटॉप है हाइड्रोजन का उसमें 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 1 प्रोटॉन होता है और बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से H से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं इसका 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता हूँ तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और आप ध्यान से देखें तो ये H+ एक प्रोटॉन ही है और कुछ नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो आपने बाहर निकाल दिया, न्यूट्रॉन उसमें था ही नहीं, तो ये मियरली एक इलेक्ट्रॉन है। तो जहाँ प्रोटॉन है तो जहाँ आप H+ लिखा पा रहे हैं दैट मीन आप प्रोटॉन ही पा रहे हैं। तो ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन में बॉडी अगर प्रोटॉन डोनेट कर रही है तो वो एसिड होगी और प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है तो वो बेस होगी। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखें HCl का, वही अर्हेनियस के अकॉर्डिंग दिखेगा आपको होता, लेकिन कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ये आपने HCl को वाटर के अंदर डाल दिया तो HCl अपने प्रोटॉन को छोड़ देता है, Cl नेगेटिव बना लेता है और वाटर उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि H3O+ बना लेता है। फिर दोबारा ध्यान से देखें आप, यहाँ पे H और Cl में कोवेलेंट बॉन्ड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इस H पे अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है। Cl एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी है, पहले 4 में इसका नाम आता है। और ये वाटर है आपके पास जहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अपने इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड से इस H+ को एक्सेप्ट कर सकता है, रिजल्टिंग ये इस H+ को लेके हाइड्रोनियम बना लेता है और ये Cl इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर रख लेता है। इसको फिर दोबारा ध्यान से देखें, HCl ऐसा था ये, जहाँ Cl पे स्लाइड नेगेटिव, H पे स्लाइड पॉजिटिव। ये वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था जो Cl ने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रखा था अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर होने की वजह से। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H+ पे आता था और ये वाला बॉन्ड टूट जाता था। 2 तरह का क्लीवेज होता है बॉन्ड के टूटने का, एक होता है होमोलिटिक, एक होता है हेट्रोलिटिक। तो ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज है, मतलब जो शेयर्ड पेयर है वो कोई एक एटम अपने ऊपर लेके चला जाए। अगर वो कुछ ऐसे टूटता कि H का इलेक्ट्रॉन H के पास और Cl का Cl के पास, तो ये होमोलिटिक होता। तो यहाँ पे ये हेट्रोलिटिक ब्रेकेज हुआ है और रिजल्टिंग Cl पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस H वाला आया हुआ है, मीन्स टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं Cl के पास 7 की बजाय, और इस तरह से ये Cl नेगेटिव प्लस हाइड्रोनियम बन जाता है। तो ये आपका रिएक्शन देखने पे स्पष्ट समझ में आएगा कि HCl जो है वो प्रोटॉन डोनर है। HCl जो है वो प्रोटॉन डोनर है, मतलब एक एसिड है और इसने उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है वाटर ने, तभी तो हाइड्रोनियम बना है। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो मतलब ये बेस है। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। अमोनिया डाला हमने, उसके अंदर
वाटर ऐड कर दिया और रिज़ल्ट क्या हुआ, अमोनिया ने इसके H+ को ले लिया, वाटर के H+ को, अभी दिखाता हूँ कैसे ले लिया, और वो OH नेगेटिव पीछे बच गया। आप देखिए कि क्यों अमोनिया इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वाटर नहीं ले रहा, जबकि पहले वाटर प्रोटॉन ले रहा है, जबकि पहले वाटर प्रोटॉन ले रहा था। तो आपको एक बार फिर दोबारा से इनके स्ट्रक्चर को समझना होगा। ये N के पास 3 H लगे हुए हैं और ये उसके पास वो लोन पेयर है, और ये वाटर के पास 2 H लगे हुए हैं, जहां इस H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। रिजल्टिंग नाइट्रोजन इस लोन पेयर से इसके H+ पे अटैक कर देता है। रिजल्टिंग आपके पास NH4+ बन जाता है। ये बॉन्ड हेटेरोलिटिकली टूट जाएगा, मतलब इस ऑक्सीजन के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ इस तरह से अगर मैं दिखाऊं तो। छः तो ये मैं दिखा रहा हूँ डॉट्स और 2 ये, तो ये OH नेगेटिव होगा आपके पास। ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये इस H के टूटने से जो H और O के बीच में पेयर था उसकी वजह से मैं दिखा रहा हूँ, 3 पेयर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 2 पेयर दिखा रहा था। तो ये अमोनियम प्लस OH- बन जाता है। किस तरह बन रहा है वो दिखा रहा हूँ। अभी एक बार इनमें एसिड बेस को देखूँ तो आप देख सकते हैं इसने H+ को छोड़ा था, ये प्रोटॉन डोनर था, तो मैं इसको बोल दूंगा कि ये एसिड है और इसको बोल दूंगा कि ये बेस है। अब हम थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं कि सर मुझे वाटर को बोलना क्या है। यहाँ तो आप बोल रहे थे कि वो बेस है और यहाँ आप बोल रहे थे वो एसिड है, तो ऐसे तो फिर सभी के लिए ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर सकती होंगी शायद। तो चलिए मैं आपको ये बात भी पूरी तरह से समझा देता हूँ इन्हीं 2 एग्जांपल्स के बाद। लाइक अगर मैं आपको वाटर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं वाटर के पास एक लोन पेयर है, रादर 2 लोन पेयर हैं, जिनमें से वो किसी एक से H+ को ले सकता है। मतलब वो एक प्रोटॉन एक्सेप्टर हो सकता है और प्रोटॉन एक्सेप्टर एक बेस होता है। तो मतलब मैं ये कह रहा था कि ये किसी के H+ को लेके एज ए बेस एक्ट कर सकता है, लेकिन दूसरे ही वक्त मुझे नज़र आता है कि OH में H पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये किसी को अपना H+ दे के एज एन एसिड भी एक्ट कर सकता है। और ये बातें अमोनिया के साथ भी एज इट इज़ ऐसे ही एग्जिस्ट करती हैं। बाई चांस आप अभी ऑब्जर्व नहीं करेंगे इस चैप्टर के अंदर, लेकिन लेटर पार्ट्स में या 12th क्लास के अंदर कुछ रिएक्शंस के अंदर आप जाके ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे कि N अपने लोन पेयर से H+ को भी ले सकता है, मतलब वो एक प्रोटॉन एक्सेप्टर एक्ट कर सकता है, मतलब वो बेस की तरह से एक्ट कर सकता है। वो N भी काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पहले 4-5 में, यानी कि क्लोरीन के लगभग बराबर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोजेस करने वाला है। तो उसके H पे भी बहुत अच्छा पॉजिटिव चार्ज होता है जो किसी को अपना H+ दे भी सकता है। मतलब वही 2 सिचुएशंस। मैं कोई बहुत बढ़िया बेस डाल दूं यहाँ पे, हालांकि आज मैं डालना नहीं चाह रहा, तो मैं जस्ट बात को आपके दिमाग में इंट्रोड्यूस करा के आगे आने वाले समय में इसको यूज़ करूँगा। तो अगर कोई मैं अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस डाल दूँ तो वो इसके H को भी निकाल सकता है, रिजल्टिंग उस टाइम पे ये एसिड की तरह से एक्ट कर सकता है। मतलब अमोनिया एसिड की तरह से भी बिहेव कर सकता है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट, और बेस की तरह से भी बिहेव कर सकता है। वाटर वो एसिड की तरह से भी एक्ट कर सकता है और वो बेस की तरह से भी एक्ट कर सकता है। तो ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक स्पीसीज, एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक। तो एम्फोटेरिक ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है, एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक स्पीसीज की तरह से ये बिहेव करता है, मतलब दोनों तरह से एक्ट कर सकता है। देखिए कुछ और आपको मैं अजीब एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास HNO3 है और मैं यहाँ पे इसके साथ वाटर डाल रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है, HNO3 अपने H+ को छोड़ता है और वाटर उसको ले लेता है। मतलब ये प्रोटॉन डोनर है, तो प्रोटॉन डोनर डेफिनेटली एज एन एसिड एक्ट करेगा, और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो ये एज ए बेस एक्ट करेगा। सिंपल सी बात थी।
H2SO4 लिया मैंने, उसको वाटर में डाल दिया। अब वाटर का जो करेक्टर है वो H2SO4 का जो करेक्टर है वो थोड़ा HNO3 से डिफरेंट है। क्या थोड़ा सा डिफरेंट है? H2SO4 दो H आयंस को छोड़ सकता है, मतलब डाई बेसिक एसिड होता है। किसी भी एक एसिड की बेसिसिटी होती है कि वो कितने H को छोड़ता है। किसी भी बेस की एसिडिटी होती है कि वो कितने OH को छोड़ता है। तो जैसे H2SO4 है, उसके पास दो H आयंस हैं रिलीज होने के लिए, मतलब वो डाई बेसिक एसिड है। कोई 3 H छोड़ सकता होगा तो ट्राई बेसिक हो जाएगा, कोई 4 H छोड़ सकता होगा तो टेट्रा बेसिक हो जाएगा। जैसे आप HNO3 को देखें जाके, तो वो सिर्फ एक ही H रखता है, उसी को छोड़ सकता है, मतलब ये मोनोबेसिक एसिड होगा। H2SO4 को देखें आप, ऐसा होता है H2SO4, वो दो H को छोड़ सकता है, तो वो डाई बेसिक एसिड होता है। H3PO4 को देखें आप, ये लीजिए, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होता है, वो 3 H को छोड़ सकता है, तो वो ट्राई बेसिक एसिड होता है। एक H3PO3 भी होता है, फॉस्फोरस एसिड, वो सिर्फ 2 H को छोड़ सकता है। मतलब आपको दिखा कहीं H3PO3 लिखा और आपने सोच लिया ट्राई बेसिक एसिड है, तो आप गलत है, क्योंकि ये वाला H तो आयोनाइजेबल ही नहीं है। हम सोचने लग जाते हैं जी हमें कैसे पता चलेगा ये आयोनाइजेबल है या नहीं है। तो आप ध्यान रख लें, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा। O के साथ लगा H या हेलोजेंस के साथ लगा H ही जनरली वाटर के अंदर लूज़ किया जा सकता है, तो वही एज एन एसिड अपनी बेसिसिटी को शो करता है। तो ये P के साथ लगा H डेफिनेटली वहाँ से बाहर नहीं निकलता। ऐसे तो आप मीथेन में सोच लेते, 4 H छोड़ सकता है जी वो, उसके पास 4 H हैं, छोड़ता वो एक भी नहीं है, तो मैं उसको एसिड थोड़ी बोल दूंगा। ये कतई एसिड नहीं है। एसिड वही होगा जो प्रोटॉन वाटर में रिलीज़ करेगा, या प्रोटॉन किसी को डोनेट करेगा, या H आयंस किसी को डोनेट करेगा। तो इस तरह से हर एक एसिड की अपनी एक बेसिसिटी होती है कि वो कितने H को छोड़ सकता है। तो मैंने H2SO4 लिया, वाटर के अंदर डाला, वो तो 2 H छोड़ता था, तो वाटर उन 2 H को एक एक करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। मींस एक वाटर एक H ले लेता है, दूसरा वाटर दूसरा H ले लेता है। समटाइम हमें ऐसा भी लगता है कि सर वाटर के पास तो 2 लोन पेयर थे, सी है ये वाटर था, उसके पास 2 लोन पेयर्स थे, आपने एक H प्लस लिया, ये एक और लोन पेयर भी तो पड़ा है, उसको आप दे दीजिए, दूसरा H प्लस ले लेगा। मैं ये बता दूं आपको कि ये H लेते ही इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो पॉजिटिव चार्ज कभी भी दूसरे H प्लस को अपने पास आने नहीं देगा। ये ऑक्सीजन इतना अनस्टेबल हो जाता है कि फिर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी है, वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेना नहीं चाहता था, बाई चांस गलती से उस पर आ गया। गलती कैसी? उसको लगा मेरे पास तो चार्ज पड़ा हुआ है, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पड़ा हुआ है, चलो मैं दानी बन जाता हूँ, इसके H प्लस को डोनेट कर देता हूँ वो पेयर। लेकिन अगले ही पल पता चला कि मेरा तो मुश्किल से ऑक्टेट ही पूरा था, कौन सा एक्स्ट्रा चार्ज पड़ा था। तो वो वापस अपने उस बॉन्ड को तोड़ने के चक्कर में रहता है। लास्ट क्लास में मैं बता के आया कि हाइड्रोनियम वापस वाटर प्लस H प्लस में टूटने की कोशिश करता है। तो इस O का अब दूसरा H लेने का किसी तरह का कोई चांस ही नहीं होता। बेशक उसके ऊपर लोन पेयर्स पड़े हैं ज़्यादा, बट स्टिल वो सिर्फ एक ही H प्लस को ले सकता था। तो इसलिए 2 वाटर 2 H प्लस को लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रख के आगे बढ़िएगा और सल्फेट बनाएंगे। ये आपका प्रोटॉन डोनर एसिड था और ये आपका प्रोटॉन डोनर बेस था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी HNO3 में वाटर की बजाय H2SO4 डाल देता हूँ, जो कि मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको एसिड है। तो जब आप इन दोनों को डालते हो तो उस टाइम पे HNO3 एसिड की तरह से एक्ट कर रहा होगा, ये कुछ श्योर नहीं है। रादर आप कुछ ऐसा देखेंगे कि यहाँ पे ये कुछ इस तरह का एक स्पीसीज बनेगा। इसके आगे भी कुछ होता है, बट अभी मैं समझाना नहीं चाहता। तो आप देख सकते हैं यहाँ HNO3 जो है वो H प्लस को ले रहा है, प्रोटॉन को ले रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो मतलब वो बेस की तरह से एक्ट कर रहा है और H2SO4 एसिड की तरह से एक्ट कर रहा है। और यहीं नीचे वाली रिएक्शन में अगर मैं H2SO4 की वाटर की बजाय HClO4 के साथ रिएक्शन देखूं, ये भी एक एसिड होता है,
परक्लोरिक एसिड वैसे इसको बोला जाता है। पानी में ये एक एच आयन को छोड़ता है, एक ही एच है इसके पास तो एक एच आयंस को छोड़ता है। और ये एसिड की तरह से अब बिहेव करेगा या ये एसिड की तरह से बिहेव करेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जब रिएक्शन देखता हूँ तो तब जाके पता चलता है मुझे कि H2SO4 ने तो H+ को एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब ये बेस की तरह से एक्ट कर रहा है और ये एसिड की तरह से एक्ट कर रहा है। मतलब मैं ये दिखा रहा हूँ कि H2SO4 भी दोनों तरह से एक्ट कर सकता है, एसिड एज वेल एज बेस। हम सोचने लग जाते हैं सर हमने तो हमेशा ही H2SO4 को एज एन एसिड पढ़ा, तो हमने कौन सी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं अभी धीरे धीरे समझते जाएंगे इन बातों को। किसी एक केमिकल के अंदर, किसी एक रीजेंट के अंदर, लाइक जैसे H2SO4 है, उसके कई तरह के कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कई तरह के गुण हो सकते हैं। मतलब वो एसिड की तरह से भी बिहेव कर सकता है, वो बेस की तरह से भी बिहेव कर सकता है, या अमोनिया था तो वो एसिड की तरह से भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरह से भी, और भी कई गुण होते हैं। लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर सकता है, रेड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर सकता हो, दोनों काम कर सकता हो, या सॉल्वेंट की तरह से बिहेव कर सकता हो। तो किसी भी एक रीजेंट में 5-7 अलग अलग तरह के फीचर हो सकते हैं, तो वो अपने किस फीचर को उस रिएक्शन में दिखाएगा ये तो डिपेंड करता है कि उसको कहाँ किसके साथ डाला जा रहा है। जैसे अमोनिया वाटर के सामने बेस की तरह से एक्ट करता है, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक ग्रिग्नार्ड रीजेंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, मैं उसके अंदर डाल दूं तो वहाँ पे वो एसिड की तरह से भी एक्ट करता है। सो हमें बस ये पता चल पा रहा है कि रिएक्शन देखेंगे और रिएक्शन देखने के बाद प्रेडिक्ट करेंगे कि वो एसिड की तरह से एक्ट किया कि बेस की तरह से एक्ट किया। जो प्रोटॉन डोनर होगा एक पर्टिकुलर रिएक्शन में उसको एसिड बोल देंगे, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा उसको हम बेस बोल देंगे। एक बार फिर दोबारा से इसी पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने एक एसिड ले लिया HCl, और ये मैंने एक एसिड ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH। थोड़े बॉन्ड दिखा दिए हैं, अदरवाइज़ तो आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैंने इसके अंदर वाटर डाल दिया और ये बन जाता है हाइड्रोनियम प्लस Cl नेगेटिव, जहां आप देख पा रहे हैं कि ये एसिड की तरह से एक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये बेस की तरह से एक्ट कर रहा है। फिर मैंने एसिटिक एसिड लिया, उस एसिटिक एसिड के अंदर वाटर डाल दिया, तो मैंने देखा एसिटिक एसिड भी एसीटेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है और हाइड्रोनियम बना रहा है। मतलब ये बेस की तरह से एसिड की तरह से एक्ट कर रहा है और ये बेस की तरह से एक्ट कर रहा है। अब बाद में पता चला कि ये तो एक रिवर्सिबल सेटअप हो गया यहाँ पे, मतलब एसीटेट हाइड्रोनियम से कंबाइन करके वापस एसिड प्लस वाटर भी बना रहा है, और ये ऐसा बहुत कम नेग्लिजिबल ना के बराबर, या कह दूँ चलो 0 है कि ऐसा वापस रिवर्ट जा रहा हो। रिजल्टिंग मुझे पता चल गया कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक वीक एसिड है। मैं लास्ट क्लास पे भी ये बात बता के आया था आपको कि कौन एसिड वीक है या कौन स्ट्रॉन्ग है, इसका शक्ल देख के आइडिया लगा पाना अभी फ़िलहाल तो बहुत ही मुश्किल होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इस चैप्टर में, और फिर इससे निकलने के बाद भी आने वाले चैप्टर्स में हम बहुत लंबा समझते हैं एसिड और बेस को, तो वहाँ हर कॉन्सेप्ट स्टेप को समझते हुए हम ट्राई करेंगे ये हमें पता चल पाए कि वो वीक है या स्ट्रॉन्ग। अभी प्रेजेंटली बहुत ट्राई मत कीजिएगा, अभी जैसे जैसे बताया जाए कुछ जनरल एग्जाम्पल रहते हैं, हमें धीरे धीरे पता चलता जाएगा, तो हम बस उन्हीं को रिकॉल याद रखने की कोशिश करेंगे। अब अगली इंपॉर्टेंट बात सुनिए, ठीक है, चलो दोनों ये एसिड हैं, एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, और वाटर बेस की तरह से एक्ट कर रहा है। तो अब क्या है, ये एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, रादर एक थ्योरी है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है ये। मुझे लगता है क्लास 11 में अच्छा पेपर बनाते हुए एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी से। ये थ्योरी कहती है कि अगर मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग एसिड था और उसने एज एन एसिड एक्ट किया, मतलब अपना H+ छोड़ा, तो H+ छोड़ने के बाद जो बॉडी बनती है, ये देखिए ये बनी है, वो एक्चुअली एक बेस होता है। और बेस H+ लेने के बाद जो बॉडी बनती है वो एक एसिड होता है। तो मतलब वो ये कहता है कि ये हाइड्रोनियम जो है वो एक्चुअली एक एसिड है और Cl नेगेटिव जो है वो एक बेस है। मैं आपको समझा के भी आया हूँ ये बात तो काफ़ी हद तक, कि जब हाइड्रोनियम बनता है कुछ इस तरह से, H पे प्लस था और इसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक लोन पेयर चला गया,
तो ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाता है और वो बहुत स्ट्रांगली इन पेयर्स को अपनी तरफ खींचता है, इस H पे बहुत ज़्यादा प्लस हो जाता है, या वो इन तीनों में से किसी भी एक H प्लस को डोनेट करने की कोशिश करता है, और Cl नेगेटिव जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, वो इसको लेने की कोशिश करता है। मतलब एज ए बेस एक्ट कर सकता है, मैं मना नहीं करता कि नहीं करता, हाँ बहुत कम करता होगा शायद। तो थ्योरी कहती है कि अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसके H छोड़ने के बाद बनने वाला बेस वीक होगा, और अगर बेस आपका वीक है तो बनने वाला एसिड आपका स्ट्रॉन्ग होगा। यहां पे आपके देखें आके, ये वीक एसिड है, इसने अपना H छोड़ा, ये बेस बना, तो ये जो बेस बना है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तभी तो इसके H प्लस को ज़्यादा छीन पा रहा था और रिएक्शन को रिवर्सिबल डायरेक्शन में कर रहा था, जबकि ये वीक बेस था तो ये इतना आसानी से नहीं छीन पा रहा था, यानी कि जो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाने का एक्सटेंट था वो नॉमिनल था, काफ़ी कम था। तो यहाँ पे आपको ये पता चल पा रहा है कि अगर ये एसिड वीक होगा तो उसका बनने वाला कॉन्जुगेट बेस वो स्ट्रॉन्ग होगा। यही कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी है कि कोई भी अगर वीक बेस लिया जाता है तो वो अपना बेसिक कैरेक्टर दिखाने के बाद जो एसिड बनाता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है तो वो जो अपना पेरेंट एसिड बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, वो वीक होगा। तो इसी पॉइंट को यहाँ पे इस एग्जांपल पे समझाया गया है। एक बार फिर दोबारा से एक एग्जांपल पे हम इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने H2SO4 ले लेता हूँ और फिर उसके अंदर वाटर डाल देता हूँ। हम मोस्ट ऑफ द टाइम एसिड बेस वाटर के अंदर ही पढ़ते हैं, तो दूसरे सॉल्वेंट्स के साथ जैसे मैं HNO3 डाल रहा था इसमें, या H2SO4 में HClO4 डाल रहा था, तो वो जस्ट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सामने अगर आएंगे तो वही एग्जांपल आएंगे। जनरली वाटर के साथ हम इसको पढ़ रहे होंगे। मैंने एक वाटर डाला है इसके अंदर, तो एक वाटर डालने पे क्या होगा, वो एक H प्लस ले सकता है, एक से ज़्यादा तो ले नहीं सकता, हाइड्रोनियम बन जाएगा, प्लस HSO4 नेगेटिव बन जाएगा। ये HSO4 नेगेटिव फिर वाटर के साथ रिएक्शन करता है, एक H छोड़ देता है, हाइड्रोनियम बन जाएगा, और अब की बार सल्फेट बन जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या था, ये एक एसिड था। स्ट्रॉन्ग वीक को चलो छोड़ो क्योंकि हमें पता नहीं चल पा रहा, वैसे स्ट्रॉन्ग है मुझे तो पता ही है, बट चलो अभी एक बार समझो आप, ये आपका एसिड है, इसने H प्लस को छोड़ा तो ये बन गया बेस। फिर इधर आ जाइए, HSO4 नेगेटिव है, उसने H को छोड़ा तो ये था एसिड, और H छोड़ने के बाद सल्फेट, ये बन गया बेस। देखो आपने एक कंटेनर के अंदर सिर्फ H2SO4 डाला है और फाइनली ये बनने वाला है। हाँ बीच में HSO4 नेगेटिव बनता है, ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब इन दो रिएक्शंस को देख के मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ कि HSO4 नेगेटिव जो है वो रियली है क्या। मैं उसको एसिड बोलूँगा या बेस बोलूँगा, मैं उसको एसिड बोलूँगा या बेस बोलूँगा। तो आप सिंपल सी बात को समझें कि H2SO4 एक एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस है HSO4 नेगेटिव, मतलब उससे जुड़ा हुआ, उससे एसोसिएटेड, उसके H निकलने के बाद बनने वाला बेस है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि HSO4 नेगेटिव इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4, तो ये बिल्कुल सच है। H2SO4 एक एसिड था, उसने H प्लस छोड़ा और H छोड़ने के बाद HSO4 नेगेटिव बनाया जो कि एक बेस था, कॉन्जुगेट बेस था इसका। और अगर मैं आपको ये कह दूं कि HSO4 नेगेटिव इज एन एसिड ऑफ कॉन्जुगेट बेस सल्फेट आयन, या मैं यूं भी कह सकता हूं सिंपली HSO4 नेगेटिव इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ सल्फेट जो कि एक बेस है, तो ये बात भी उतनी ही परफेक्ट है। मतलब मुझे हवा में ये नहीं कहना कि HSO4 नेगेटिव एक एसिड है, मुझे फिर ये कहना होगा HSO4 नेगेटिव एक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस सल्फेट है, यानी कि सल्फेट कॉन्जुगेट बेस का एसिड है HSO4 नेगेटिव। कॉन्जुगेट उसको कह दो या इसको कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस में
एक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस में सिर्फ H प्लस का फ़र्क होता है। H प्लस ज़्यादा है या H प्लस कम है, अकॉर्डिंगली हम उसका कॉन्जुगेट एसिड या बेस देख पाते हैं। तो HSO4 नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस था H2SO4 का, मतलब एक H कम था, और HSO4 नेगेटिव कॉन्जुगेट एसिड था सल्फेट का, मतलब एक H ज़्यादा था। ये बार बार कॉन्जुगेट इधर से उधर लगाने से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसको एक बार फिर दोबारा से ध्यान से समझें कि कोई भी एक स्पीशीज़ जब किसी को मैं बोल रहा हूँ कि वो कॉन्जुगेट एसिड है या बेस है तो वो किसी के साथ जुड़ी हुई है। जैसे HSO4 नेगेटिव को जब मैंने बोला कि वो बेस है, कॉन्जुगेट बेस है, तो वो H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस था, और जब मैं उसको एसिड बोल रहा हूँ तो वो सल्फेट का कॉन्जुगेट एसिड था। तो इस तरह से आपको किसी से रिलेट करते हुए कॉन्जुगेट एसिड बेस को बताना होगा। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे इससे रिलेटेड, और उसको हम लोग ट्राई आउट करेंगे सॉल्व करने के लिए कि किस तरह से कॉन्जुगेट एसिड बेस से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, फाइंड फार्मूला ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ, इन सब का कॉन्जुगेट एसिड बनाना है। तो कॉन्जुगेट एसिड कब बनता था? जब कोई बेस H प्लस को छोड़ता, H प्लस को लेता, सॉरी, जब भी कोई बेस H प्लस को लेता तो वो अपना कॉन्जुगेट एसिड बनाता था। दैट मीन ये सभी कॉन्जुगेट बेस हैं, इनका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है। ये सभी बेस हैं और इनका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, मतलब सबको एक एक H प्लस देना है। तो देखिए मैं इसको एक बार H प्लस दे रहा हूँ, मतलब ये बेस की तरह से एक्ट कर रहा है, तो ये एक कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। NH2 नेगेटिव बच जाएगा 3 नेगेटिव की बजाय, क्योंकि एक H प्लस यहाँ पे आ गया तो टोटल चार्ज 3 नेगेटिव की बजाय 2 नेगेटिव रह जाएगा। इसको देखें, इसको भी एक H प्लस दे दीजिए। ये मैं फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लिख गया, NH2 नेगेटिव है, तो इसको भी एक H प्लस दे दीजिए आप, तो ये बन जाएगा NH2 नेगेटिव। ये कॉन्जुगेट एसिड बना रहा हूँ मैं, ये सारे के सारे बेस हैं। ये OH नेगेटिव, इसको भी एक H प्लस दे दीजिए, तो H प्लस देते ही चार्ज ख़त्म। इसको भी आप H प्लस दे दीजिए, ये न्यूट्रल स्पीशीज़ थी तो इसको जब आप H प्लस देंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वही H प्लस वाला। इसको भी आप H प्लस दे दीजिए, ये H2CO3 हो गया। इसको भी आप H प्लस दे दीजिए, ये NH3 हो गया। ये सब कॉन्जुगेट एसिड हैं, किसके? इसके। और सपोज कीजिए आपको ये कहा जाता कि फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ, यही बात होती एज इट इज, यूं की यूं। मैं फिर हटा देता हूं ये सारे। तो देखो ये अब एसिड की तरह से बिहेव करेंगे, और H प्लस छोड़ने के बाद जो फॉर्मूला बनेगा वो उनका कॉन्जुगेट बेस होगा। तो इसके पास तो H है नहीं, तो इसको तो यहाँ पिक्चर से ही हटा दो, इसका कोई कॉन्जुगेट बेस नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो H प्लस छोड़ नहीं सकता, ये तो एसिड की तरह से एक्ट कर ही नहीं सकता। ये एक H को छोड़ेगा, तो H छोड़ने के बाद H प्लस छोड़ा तो ये N पे 3 नेगेटिव आ जाएगा, प्लस में ये H प्लस उसने छोड़ दिया। देख लो इकट्ठा बन रहा था तो NH2 नेगेटिव ही बनता, अब N3 नेगेटिव प्लस H, तो ये N3 नेगेटिव आपका कॉन्जुगेट बेस होगा इसका। इसके भी एक H प्लस को छोड़ दीजिए, O2 नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट बेस होगा OH नेगेटिव का। वाटर के एक H प्लस को छोड़ दीजिए तो OH नेगेटिव, H प्लस बाहर निकाला है। आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप इसका H प्लस छोड़ दीजिए तो ये CO3 2 नेगेटिव बन जाएगा। आप इसके H प्लस को छोड़ दीजिए तो ये NH2 नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस या किसी भी बेस का कॉन्जुगेट एसिड आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जनरली फ्रिक्वेंटली एक पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एसिड को दे के वो आपको बोल देंगे कि इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ या इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, और आप इसी ट्रिक से उसको पता कर पाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा आने वाले टाइम में भी कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा वीक कॉन्जुगेट बेस बनाता है, जबकि एक वीक एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, एक वीक एसिड, सॉरी दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा वीक कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, एक वीक एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। और बेस के लिए भी इससे उल्टा बोल दीजिए, एक स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा वीक कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा और वीक बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग
कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। ये सारा का सारा हमारे पास ब्रॉन्स्टेड लॉवरी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पॉइंट था, जिसमें हमने ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी भी पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरी रहेगा वो लेविस कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा सॉल्वेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, हल्का सा, बिल्कुल 1 मिनट के लिए। और इस लेविस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम ये भी स्टडी करेंगे और रादर कंपेयर करना सीखेंगे कि कौन सा एसिड वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, हमें कैसे पता चल सकता है, कोई डेटा एनालिसिस करके या कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके, क्योंकि खाली स्ट्रक्चर से तो हमें पता चलने नहीं वाला इतनी आसानी से। तो वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे। गुड बाय।